आप मुझे देखकर थोड़ा हैरान ज़रूर होगे, है ना? कि मैथ की क्लास में विशाल सर कैसे आ गए, है ना? एक्चुअली सर ने जो आपके लिए ये कोट लिखा है ना, इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा डीप बिलीव करता हूँ और ये जब सर की लाइन मैंने देखी ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो गया कि सर ने वो बात जो आपके लिए लिखी है, बहुत ही बेहतरीन है यार, कि रियल में लाइफ में अगर आप ये सीख जाओ ना कि कोई चीज़ सीखते कैसे हैं, तो डेफिनेटली मेन खेल तो यही होता है ना, हम ये जान जाएं कि सीखते कैसे हैं, फिर तो आप लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो और जब सीख सकते हो तो कुछ भी जीत सकते हो। तो चलो अब सर के साथ आप बैच को स्टार्ट करो, बस मुझे यही कहना था, है ना सर? थैंक यू विशाल सर। काफी मजा आया विशाल सर को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक गणित के क्लास में। तो यस बच्चों, जैसा सर ने भी कहा, इनफैक्ट मैं भी काफी इस पर्टिकुलर लाइन में बिलीव करता हूँ। यू शुड ऑलवेज सक्सीड बाय लर्निंग। लर्निंग इज अ वेरी की कंपोनेंट, जैसा इंग्लिश में कहा जाता है। यहाँ सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी जर्नी का। अगर आप सीखना कैसे है ये समझ जाओ, ये देख जाओ, ये ऑब्जर्व करके जो है, जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, आपके बुक्स में जो है, आपके फ्रेंड्स के साथ जब आप सीखते हो, थ्रू एनी एवेन्यू, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जब आप पढ़ते हो, ज्ञान को जो है हासिल करते हो, वो आपकी स्ट्रैटेजी, वो आपकी जो कला है उसको निखारते रहो, उसको समझ जाओ, तो ग्रेजुअली सक्सेस की तरफ आप डेफिनेटली पहुंचोगे, देर नहीं लगेगी। राइट? मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, हर बच्चा अलग होता है, तो हर अलग बच्चे को अपनी अलग पहचान, अपनी अलग क्रिया, अपना अलग स्ट्रक्चर ढूंढना है। एक बार आपने वो कर लिया, ट्रस्ट मी, वो गाड़ी चलाने में जो मजा आएगा ना बेटा, फिर रिजल्ट की चिंता बिल्कुल नहीं करोगे आप। आपको बस फोड़ना होगा। हर वक्त आप सोचोगे कि मुझे अगली चीज क्रैक करनी है, अगला मैच जीतना है, अपने प्रोसेसेस राइट रखने हैं, और सक्सेस जो है ऑटोमेटिकली, जीत जो है ऑटोमेटिकली आती जाएगी। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यस, इस सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों। जेई टोटल ये हमारा सीरीज है जहां पे सेट्स हम पढ़ रहे हैं। काफी एग्जॉस्टिव तरीके से ये सेशंस, ये लेक्चर्स आपके लिए काम आने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट कंसेप्ट वीडियोस होंगे, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, डीपीपीज, नोट्स और मॉक टेस्ट। तो ये एक टोटल पैकेज है बच्चों, ये एक टोटल पैकेज है जो आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट्स, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें हमने थियरी कंप्लीट कर ली है। पहला क्लास जो अपना था बेसिक ऑफ सेट्स, तो सारी बेसिक आइडियाज जो हैं सेट्स के हमने समझे, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिया ऑफ कि बेटा एक सेट्स होता क्या है, रोस्टर फॉर्म को हमने समझा। फटाफट इन टर्मिनोलॉजीज को याद कर लीजिए ताकि रिवाइज हो जाए चुटकियों में। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, फिर हमने देखा अलग अलग टाइप्स ऑफ सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, एम्प्टी सेट्स, सिंगलटन सेट, कार्डिनलिटी के आइडिया को हमने समझा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आइडिया को समझा था। एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट्स होते हैं, सिंगलटन सेट में 1 एलिमेंट होता है। वैसे ही और अलग अलग टाइप के जो हैं सेट्स हमने पहचाने। राइट? हमने यूनिवर्सल सेट की बातें की। सारी चीजें करने के बाद हम ऑपरेशंस पे आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने जो यहाँ पे पढ़ी वो थी पावर सेट, जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट जो हमने पिछले सेशन में देखा, वहां यूनियन, इंटरसेक्शन, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम आगे बढ़े। डी मॉर्गन्स लॉ तक हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखे, 3 सेट्स वाले केसेस को भी समझा, वेन डायग्राम को यूज करके ये सारी चीजें देखी, काफी सारी प्रॉब्लम्स जो उनसे कनेक्टेड थी उनको देखा, और आज फाइनली एलिवेशन की बारी है, आगे बढ़ने की बारी है। कंसेप्ट्स को हमने ग्रास्प कर लिया है, अब प्रॉब्लम्स फोड़ने की बारी है बच्चों। तो लेट्स अटैक प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम मैराथन से। ये रहा पहला प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के सामने। हर एक बच्चा अपने पेस पे, अपने तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। आपको वीडियो पॉज करना है, ज्यादा समय लेना है तो आप ज्यादा समय ले सकते हैं, या तो आप फटाफट क्वेश्चन देख के तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ सेकेंड्स में ही मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। हर एक क्वेश्चन का एक ब्लैंक स्लाइड होगा। नोट्स को एक्सेस करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन का एक ब्लैंक स्लाइड होगा, तो अगली बार जब आप पीडीएफ ओपन करोगे आपको ये स्लाइड ऐसे का ऐसा खाली मिलेगा, जहां पे आप री अटेम्प्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन को। ये बात याद रखना बच्चों, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना, सिर्फ कंसेप्ट समझना इज नॉट द एंटायरिटी। टोटलिटी में प्रिपरेशन तभी होती है जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अभी सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आया तो समझो, और
अगले बार जब आप रिवाइज करोगे तब इस स्लाइड को यूज करके रीअटेम्प्ट करो, वापस से उस क्वेश्चन को फोड़ने की कोशिश करो, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चा, राइट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड n ऑफ u इज इक्वल टू 12। काफी सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, u यूनिवर्सल सेट है और उस यूनिवर्सल सेट में 12 एलिमेंट्स हैं, उस यूनिवर्सल सेट में 12 एलिमेंट्स हैं। a और b ऐसे दो सेट्स हैं जो उस यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हैं, आर सच दैट b इस सेट में 6 एलिमेंट्स हैं और a इंटरसेक्शन b 2 है। देन व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी डैश। तो बच्चों ये प्रॉब्लम जो है दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो वेन डायग्राम को यूज करके, जो मैं फेवर करता हूं, जो मैं पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है डायग्रामेटिकली चीजें दिख जाती हैं, सेक्शन बाय सेक्शन में चीजें एनालाइज कर सकता हूं, तो व्हाई नॉट शुड आई सॉल्व द प्रॉब्लम फास्ट, क्योंकि मुझे लगता है वेन डायग्राम से प्रॉब्लम्स जनरली फास्ट हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं केयरफुल भी रहता हूं कि यार हर प्रॉब्लम वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। स्पेसिफिकली जब 3 सेट्स के होते हैं तब एक बार सोचना चाहिए वेन डायग्राम से करना है या फॉर्मूला से करना है, कि कई बार 3 सेट्स वाले जो प्रॉब्लम है वहां पे फॉर्मूला मेथड से जनरली ज्यादा फास्ट हो जाता है, खिचड़ी कम होती है वहां पे। बट यहाँ पे 2 सेट वाला प्रॉब्लम है, तो कोशिश करते हैं इसको वेन डायग्राम से करने की। ऑफ कोर्स नॉन वेन डायग्राम अलजेब्राइक सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। बट अभी यहाँ पे वेन डायग्राम को यूज करने की, एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। मैंने देखा है कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार सर वेन डायग्राम से ना, मतलब क्या आप अलजेब्राइक तरीका बता सकते हो ना, वेन डायग्राम छोड़ो। थोड़ा सा एक रिपल्शन है वेन डायग्राम से, उसको निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस प्रॉब्लम। ट्रस्ट मी ये बहुत इजी नहीं है, बट ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, वेन डायग्राम से चमक जाएगा। तो आइए कोशिश करते हैं, क्रैक करते हैं इसको। सबसे पहले तो एज यूजुअल हम एक यूनिवर्सल सेट निकाल लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट निकाल लेते हैं, ठीक है, जो जनरली हम एक रेक्टेंगल की तरह रखते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रेक्टेंगल इज 12। ये हमें पता है कि इसमें 12 मेंबर्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उस पर बाद में आएंगे। ए और बी 2 सेट्स हैं इसके अंदर, ए और बी 2 सेट्स हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट के अंदर, उनको निकाल लेते हैं, ए और बी। और हमें पता है कि ये बी इस वाले सर्कल में 6 एलिमेंट्स है, तो बी के बाहर जो है 12 माइनस 6 एलिमेंट्स होंगे। अब हमें ये भी पता है कि ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट्स हैं, इस रीजन में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस रीजन में 2 एलिमेंट्स हैं। तो ऑफ कोर्स ये बात तो कर सकते हैं यार कि हम जो है अगर रीजन्स की क्लैरिटी है तो ये वाला जो बीच वाला रीजन है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, सोच के देखिए, ये लिखने के बाद जो पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए बच्चों वो ये है कि अगर इस रीजन में 2 एलिमेंट्स हैं तो इस वाले रीजन में 4 एलिमेंट्स होंगे, इस वाले रीजन में 4 एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि बी में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन में 2 हैं, तो 6 माइनस 2 इज 4। सिंपल। देखो यही वेन डायग्राम का फायदा होता है, आप रीजन बाय रीजन जो है चीजें समझ सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो। अब हमें क्या ढूंढना है? ए यूनियन बी डैश। अब ए यूनियन बी डैश क्या है पहले ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन ना, ए यूनियन बी डैश। तो ए क्या है पहले तो ए देखते हैं। ए ये सारी चीज है, तो ये सारी चीज तो आएगी ना बेटा। यूनियन में क्या होता है, सब कुछ आ जाता है, ए भी आ जाता है, बी डैश में सारे एलिमेंट्स हैं, सारे आ जाते हैं। अब बी डैश क्या है ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बी डैश क्या है ये ड्रॉ कर लेते हैं यूजिंग डॉट्स, ठीक है। तो अब ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है वो बी है, तो बी डैश क्या हुआ, जो भी उस सर्कल से बाहर है यूनिवर्सल सेट के अंदर, करेक्ट। तो इस सर्कल से बाहर क्या क्या है उसको मैं डॉट्स से शेड करने की कोशिश कर रहा हूं। उस सर्कल से बाहर क्या क्या है उसको डॉट्स से शेड करने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये डॉट्स यहां भी आ रहे हैं क्योंकि वो इस सर्कल से बाहर हैं, है ना। बट इस सर्कल के अंदर नहीं जा सकता मैं, इस सर्कल के अंदर नहीं जा सकता मैं, है ना। इस सर्कल के इस बी वाले सर्कल के अंदर नहीं जा सकता। ए वाले सर्कल के अंदर तो जा सकता हूं क्योंकि वो बी के बाहर है, वो बी डैश है, बट मैं बी के अंदर नहीं जा सकता। अब अगर ये जो स्लैश्ड रीजन है और ये डॉटेड रीजन है, इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है, यूनाइट करना है, यूनियन ढूंढना है, तो मुझे
इसको तो पूरी तरीके से लेना पड़ेगा और ये डॉटेड वाले चीज को भी पूरी तरह से लेना पड़ेगा, हर एक रीजन को एक बार। तो मुझे देख के ये समझ में आ रहा है जब मैं इस स्लाइस्ड रीजन को और इस डॉटेड रीजन को कंबाइन करूंगा तो इस पूरे यूनिवर्सल सेट में सिर्फ एक ऐसा रीजन है जो काउंट नहीं हो रहा, और वो है ये वाला रीजन। ये वाला 4 वाला जो रीजन है वो काउंट नहीं हो रहा। तो अगर मुझे इस 4 वाले रीजन को छोड़ के बाकी सारी चीजों को इन्वॉल्व अगर करना है तो क्यों ना मैं टोटल यूनिवर्सल सेट में से जो 12 है उसमें से क्यों ना इस 4 को निकाल दूं तो मुझे पूरा यूनियन आ जाएगा। क्यों ना मैं इस 12 में से 4 को निकाल दूं तो मुझे पूरा यूनियन आ जाएगा, विच इज 8, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 8। और यही बच्चों वो तरीका है जो हम कुछ देर पहले कह रहे थे कि कैसे सीखना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे कोई भी चीज करनी है उसको ग्रास्प करो, उसको सीखो, फिर सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये प्रॉब्लम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है उस चीज का, सोचने का कि भाई कैसे सोचा जाए। ये डेटा दिया हुआ है तो वेन डायग्राम को कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे इजी बनाया जाए इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने एक लाइन में, ऑफ कोर्स एक डायग्राम को यूज करके एक लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इसको अल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं, राइट? देन बी द जज योरसेल्फ, राइट? अब यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला पता है बच्चों, हमें ये फॉर्मूला पता है कि n of A union B, sorry, n of A union B, not intersection. N of A union B is equal to n of A plus n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला हमें पता है बच्चों। सेम फॉर्मूला में B की जगह B डैश डाला हुआ है, सेम फॉर्मूला में B की जगह B डैश डाला हुआ है और ये फॉर्मूला क्रिएट किया गया है। एक बार ध्यान से देखो कि क्या ये क्लियर है, क्या ये समझ में आ रहा है? n of A यूनियन B के जगह पे B डैश लिखा हुआ है, n of A प्लस n of B डैश माइनस n of A इंटरसेक्शन B डैश। अब ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे एक बार सोचते हैं कि हमें कौन सा डेटा दिया है क्वेश्चन में। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे पास n ऑफ यूनियन ये वाला डेटा है, n ऑफ B और n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तीन चीजें हमारे पास है, और n ऑफ A यूनियन B डैश ये चीज पूछी गई है, ठीक है? n ऑफ A यूनियन B डैश ये चीज पूछी गई है, राइट? तो यहां पे वो चीज लिख लेते हैं, टू फाइंड n ऑफ A यूनियन B डैश, क्योंकि ये चीज ढूंढनी है, हमने उसी से स्टार्ट किया है। और क्या क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। n ऑफ B गिवन है, इंटरसेक्शन वैल्यू गिवन है और यूनियन वैल्यू गिवन है। गिवन क्या क्या है? n ऑफ U गिवन है, n ऑफ B गिवन है जो कि 6 है, ये 12 है, और n ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है विच इज 2। तो ये अपने पास डेटा है, ये हमें पूछा गया है और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये पूछा गया है ये फॉर्मूला यूज करके स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? n ऑफ A यूनियन B डैश इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B डैश माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, करेक्ट? अब हमारे पास n ऑफ A की वैल्यू इल्ला है नहीं, ठीक है? n ऑफ B डैश की वैल्यू हम बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं, n ऑफ B डैश की वैल्यू हम बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। n ऑफ B डैश को लिख सकते हैं n ऑफ U माइनस n ऑफ B, n ऑफ B डैश को लिख सकते हैं n ऑफ U माइनस n ऑफ B, करेक्ट? क्योंकि अगर मैं B कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो B के बाहर जो भी है वो B कॉम्प्लीमेंट है, तो रेक्टेंगल माइनस सर्कल आ जाएगा B डैश, और वही चीज वहां पे अलजेब्रिकली लिखी गई है, राइट? वही चीज यहाँ पे अलजेब्रिकली लिखी गई है। अब इसके बाद n ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, अब ये चीज हमें पता नहीं है। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू पता है पर n ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश की वैल्यू नहीं पता। पर एक फॉर्मूला आता है जो एक्चुअली बहुत ही काम आता है यहाँ पे, बहुत ही काम आता है यहाँ पे। वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं, यस और वो फॉर्मूला है n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, है ना? और ये हम कोई भी सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। n ऑफ B, कैपिटल B अगर यहाँ पे आएगा तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B आएगा। तो जो चीज यहाँ पे है लेफ्ट में वो वैसी की वैसी रहेगी, और जो दूसरा सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट और उसका नॉर्मल सेट अलग अलग तरीके से इंटरसेक्शन और ऐड,
ये बहुत आसानी से ना बच्चों, बहुत आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं अगेन यूजिंग अ वेन डायग्राम। अगेन यूजिंग अ वेन डायग्राम। ये आपका सेट है ए, ये आपका सेट है बी। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए दिखा रहा हूं। तो अगर आप देखोगे तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो ये है, ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। अब बताइए कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या है। सोच के देखिए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या है। ए ये है, कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है ए में और बी डैश में, मतलब बी के बाहर जो भी एरिया है, बी के बाहर जो भी एरिया है उसमें और ए में क्या कॉमन है। क्या ये चीज कॉमन नहीं है? ए में, ए इस सर्कल में और इस सर्कल के बाहर क्या कॉमन है, ये कॉमन है। और इन दोनों को ऐड करके क्या आपको एन ऑफ ए नहीं आ रहा है? यस। और अगर आ रहा है तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश की जगह, ये बाहर माइनस साइन वैसे का वैसा है, बाहर माइनस साइन वैसे का वैसा है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश की जगह हमने लिखा है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट, यस। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बच्चों, कुछ बच्चों को, राइट, बट इसको होल्ड करने की कोशिश करो ताकि आप वेन डायग्राम और अलजेब्राइक दोनों प्रोसेसेस से ओपन रहो। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस जानना जरूरी है, बट ऑफ कोर्स मेरा माने तो वेन डायग्राम वाला डायरेक्ट मेथड काफी इजी है, बट ये जानना भी जरूरी है क्योंकि मैं ऐसा प्रॉमिस देके बोल सकता हूं आपको कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जहां वेन डायग्राम नहीं चलेगा बच्चों। एंड आई एज योर एजुकेटर, एज योर गुरु, एज योर टीचर, आई वांट टू मेक श्योर कि हर एक बच्चा जो है प्रिपेयर्ड है, अपने आर्सेनल में सारे टूल्स लेके चल रहा है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा भी वेरिएशन आए, आप सारे मेथोडोलॉजीज को यूज करके प्रॉब्लम फोड़ पाओ। राइट, तो यस, ये माइनस साइन एज इट इज, ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां पे लिखा हुआ है। अब जब इसको एक्सपांड करेंगे ना, तब आपको दिखेगा यहां एन ऑफ ए है और यहां माइनस एन ऑफ ए है, जो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी बिकॉज नाउ यू नो दैट द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। क्योंकि एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, एन ऑफ ए की वैल्यू गिवन नहीं है और उसका पेड़ा पार हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो एन ऑफ यू आपको पता है, एन ऑफ यू पता है 12 है। फिर उसके बाद माइनस एन ऑफ बी, वो भी पता है। राइट, यस। उसके बाद माइनस ऑफ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तीनों के वैल्यूज आपको पता है, वैल्यू भरो, आंसर लाओ, खेल खत्म। यस, तो आई होप एवरीवन इज एब्सोल्युटली क्लियर कैसे अलजेब्राइकली किया गया है। एक बार वापस देख लो अगर आपको नहीं समझ में आया। जैसा मैंने कहा कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मुझे एज अ स्टूडेंट भी हुई थी अलजेब्राइक चीजों को समझने में, इसीलिए आई ऑलवेज यूज टू स्टिक टू वेन डायग्राम। अगर आपको वेन डायग्राम में कंफर्ट ज्यादा मिलता है तो आप भी एज अ पहला टेक्निक है ना, पहला जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है मैच में खेलने की, उसको वेन डायग्राम ही रखो, अग्रेसिव जाओ। राइट, बट अगर नहीं चले, अगर विकेट गिर रहे हैं तो संभालो, अलजेब्राइक तरीके से भी सॉल्व करना आना चाहिए, इट्स नॉट आउट ऑफ द बॉक्स। राइट, सो आई होप क्लियर है। अच्छे से एक बार वापस देखना दोनों तरीके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला सवाल इंटरेस्टिंग, वापस सेम तरीके से दिमाग लगाना है, देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाते हैं, थॉट प्रोसेस क्लियर कर पाते हैं कि करना कैसे है। लेट्स सेट गो, कम ऑन जनता, फटाफट गिव योर बेस्ट शॉट। यस बच्चों, तो आई होप अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। राइट, अगर आपको लगता है और थोड़ा टाइम देना है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड कंटिन्यू सॉल्विंग, और फिर देखना सोल्यूशन मैच करता है क्या। इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्स सच दैट एन ऑफ एक्स इज 200, तो अब यार मैं सिमिलर स्ट्रैटेजी लगाऊंगा और फटाफट जो है वेन डायग्राम पे पहले कूदूंगा। आई फर्स्ट ड्रॉ द वेन डायग्राम। यस, दिस इज यूनिवर्सल सेट जिसकी वैल्यू 200 है। राइट, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो एक्स लिखते हैं। यस, वही फ्लो मेंटेन रखते हैं। फिर उसके बाद एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दी हुई है, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दिया हुआ है आपको। यस, एन ऑफ ए में 90 एलिमेंट्स है, एन ऑफ बी में 80 एलिमेंट्स है। एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो एक्चुअलिटी में मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल के ढूंढ सकता हूं कि वो एरिया क्या है। अगर वो इंटरसेक्शन ढूंढोगे आप तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ये बाहर वाला एरिया है ना, सर्कल के बाहर वाला जो एरिया है, दोनों सर्कल्स के बाहर वाला एरिया, ये
40 एलिमेंट्स हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन ये है बच्चों, ठीक है। पर हम एक बहुत सिंपल डी मॉर्गन्स लॉ लगा के, कि एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये रिवर्स डी मॉर्गन्स फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखो तो यस, ये डी मॉर्गन्स लॉ लगा के हम इसको डिकोड कर सकते हैं। ध्यान से देखो, हमने डी मॉर्गन्स लॉ में हमेशा कहा है कि जब भी ए यूनियन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी हो और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट बेटा अंदर घुस के दोनों पे लगता है और अंदर वाले ऑपरेटर को उल्टा कर देता है, यूनियन को इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन को यूनियन, और वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कॉम्प्लीमेंट दोनों जगह चिपका हुआ है, तो रिवर्स डी मॉर्गन लगाओ, है ना। तो ये दोनों जगह चिपका हुआ है तो बाहर लेके चले जाओ उसको और इसको रिवर्स कर दो, राइट। अब इस तरीके से सोचो कि ये कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा, ए डैश बी डैश बनेगा और यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसकी वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू पता है, राइट। तो क्या मैं अब ये बोल सकता हूं कि 40, ये 40 है, इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी डैश, और ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी ये पूरी चीज है ना, ए यूनियन बी ये पूरी चीज है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके बाहर की पूरी चीज जो अब भी हमने शेड की थी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, द यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स, है ना, एन ऑफ यू विच इन दिस केस इज एक्स, एक्स इज द यूनिवर्सल सेट। पूरे रेक्टेंगल में से अगर मैं ए यूनियन बी हटाऊं तो मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, वो शेडेड रीजन मिलेगा, राइट, वो शेडेड रीजन मिलेगा। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दैट, राइट। आई होप सबको क्लियर हो गया है कि ये वो रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यस, उसका डेटा दिया गया है। यस, दिस इज दैट वैल्यू एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, वो है एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है विच इज एन ऑफ ए यूनियन बी, और हम ये बोल सकते हैं दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, एंड देन आई विल राइट एन ऑफ एक्स माइनस 40 एंड एन ऑफ एक्स इज नथिंग बट 200, तो 200 माइनस 40 इज 160। तो क्लियरली ये जो अंदर वाला रीजन है उसकी वैल्यू है 160, राइट। तो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो दो तरीके हैं। पहले तो ये पूरा रीजन मिलने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम इंडिविजुअल रीजन निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एन ऑफ ए और एन ऑफ बी इन दोनों की वैल्यूज हैं, और एन ऑफ ए यूनियन बी का भी वैल्यू है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा बेसिक यूनियन का फॉर्मूला है, इसमें हमें एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू जस्ट पता लगी है 160, एन ऑफ ए की वैल्यू और एन ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम बहुत आसानी से यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि दिस इज 160, दिस इज 90 प्लस 80 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट 10, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट 10। सॉल्व करके देखिए बच्चों, 90 प्लस 80 आता है 170, और ये एलिमेंट वहां चला जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वहां चला जाके पॉजिटिव बन जाएगा, 170 माइनस 160 विल गिव यू 10, और इसका मतलब कि यहाँ पे 10 एलिमेंट हैं। और अगर ये चीज मिल गई तो आप तुरंत ये दोनों बचे हुए रीजन्स के एलिमेंट नंबर्स भी निकाल लोगे। एन ऑफ ए की वैल्यू 90 है, और 90 में से अगर 10 निकल जाता है तो यहाँ 80 एलिमेंट्स बचेंगे, और एन ऑफ बी की वैल्यू 80 है बच्चों, उसमें से 10 एलिमेंट्स निकल जाएंगे तो यहाँ 70 एलिमेंट्स बचेंगे, राइट। यस, और बाहर जो शेडेड रीजन है वो तो हमने निकाल लिया था 40 एलिमेंट्स है, राइट, वो तो हमने निकाल लिया था 40 एलिमेंट्स है। यस, करेक्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश शुरू में शेड करके हम बता रहे थे कि वो वही वाला शेडेड रीजन आएगा, राइट। और सॉल्व करके भी पता चल रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ लगा के भी पता चल रहा है कि ये जो 40 है दैट इज नथिंग बट ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी ये है, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके बाहर जो भी है उसके वैल्यूज 40 है,
ठीक है, तो सारे सारे रीजन्स के हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, a और b डैश में क्या कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, a और b डैश में क्या कॉमन है, ये वाली रीजन कॉमन है जिसकी वैल्यू 80 है ना, जिसकी वैल्यू 80 है वो कॉमन है। ये हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं बहुत इजीली, और उसका करेक्ट आंसर जो है 80 आने वाला है। करेक्ट आंसर जो है 80 आने वाला है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है। प्रॉपरली अल्जेब्रिकली सॉल्व्ड है, प्रॉपरली अल्जेब्रिकली सॉल्व्ड है, राइट। करेक्ट आंसर इज 80। बट जैसा हमने बोला कि यार अल्जेब्रिकली भी इसको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है बिना वेन डायग्राम के, तो देखो ये पहली चीज जो है, यहां हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, तो मैं वो लिख लेता हूं यहाँ पे कि ये डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है हमने यहाँ पे, और डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे लगाया। उसके बाद हमने यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी लगा के एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया जो हमेशा हम लगाते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला। वहां से हमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला, राइट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला। वेन डायग्राम हमारे पास नहीं है, ये सारी चीजों के लिए वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। और आफ्टर वी गेट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आफ्टर वी गेट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप ये वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट एन ऑफ ए, जो हमने अभी पिछले प्रॉब्लम में सीखी बच्चों, एन ऑफ ए इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर एन ऑफ ए हमने लेफ्ट में लिखा है तो ए दोनों जगह वैसे का वैसा आएगा, और उसके इंटरसेक्शन में एक जगह बी और एक जगह बी डैश। और अब सोच के देखिए, क्या हमारे पास ये वैल्यू है, जी हाँ ये वैल्यू है 90। क्या हमारे पास ये वैल्यू है, जी हाँ ये वैल्यू भी अभी अभी मिला है, प्लस ये वैल्यू हमें पूछी गई है ए इंटरसेक्शन बी डैश। एडजस्ट करो, आंसर निकाल के आपको 80 ही वापस आएगा, राइट। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर कि स्टेप बाय स्टेप कैसे किया गया है ये प्रॉब्लम। यूजिंग वेन डायग्राम भी देख लो, और एक बार के लिए अगर आप वेन डायग्राम भूल जाओगे तो भी सबसे पहले यहां से डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है, फिर एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू एक बार आ गई तो ये स्टैंडर्ड यूनियन का फॉर्मूला लगा के इंटरसेक्शन निकालना है। और जैसे ही इंटरसेक्शन आता है, क्योंकि हमें पता है वो वाले इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूला में अगर आपने ध्यान दिया तो ये प्रॉब्लम जो हमने देखी थी ये काफी स्टार प्रॉपर्टी है, ठीक है। एन ऑफ ए इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लगाया बच्चों, यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लगाया। काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियरली पता चल गया। तो सब लोग जो है इसको और एक बार समझ ले। पिछले प्रॉब्लम में मैंने डिस्क्राइब किया था कि ये क्यों सच है, इसको वापस यहाँ अप्लाई किया है। तो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। फटाफट लेट्स रॉक एंड रोल टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। इस टाइप का एक प्रॉब्लम मैंने जेईई में देखा हुआ था, जहां पे वेन डायग्राम्स को जो है डायग्रामेटिकली ऑप्शंस में दिया जाता है और आपको रिलेशनशिप पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमॉन्ग दीज थ्री क्लासेस, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें काफी तीनों वेरिएशंस को देखना पड़ेगा क्योंकि जितना मुझे लगता है यार, मैं खुद एक टेनिस फैन हूं, ठीक है, मैं खुद एक टेनिस फैन हूं, ठीक है। क्रिकेट खेलता नहीं हूं, बट मैं अभी स्टूडेंट नहीं हूं, तो मैं सिर्फ टेनिस फैन हूं, राइट। बट क्या आपको लगता है कि ऐसे कुछ क्रिकेट प्लेयर्स होंगे जो टेनिस फैंस हैं? सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। क्या ऐसे कुछ क्रिकेट प्लेयर्स होंगे जो टेनिस फैंस हैं? ठीक है, अब आप क्रिकेट प्लेयर्स माने सिर्फ जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सिर्फ ये नहीं यार, बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं जो रणजी भी खेलते हैं, डिवीजन लेवल में खेलते हैं, नेशनल लेवल में खेलते हैं, राइट। तो वो क्रिकेट प्लेयर्स टेनिस फैंस हो ही सकते हैं, राइट। एट द सेम टाइम क्या वही क्रिकेट प्लेयर्स कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज में पढ़ सकते हैं? कैन दे बी स्टूडेंट्स एज वेल? यस। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ देयर माइट बी अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ पीपल, एक छोटा सा कम्युनिटी हो सकता है क्रिकेट प्लेयर्स का जो एक्चुअली अपने फ्री टाइम में टेनिस देखता हो, दे आर एक्चुअली टेनिस फैंस, बट साथ ही साथ वो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पूरा कर रही है, ऑफ कोर्स देयर कैन बी सम स्टूडेंट्स लाइक दैट हु प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली फॉर दैट मैटर एंड दे आर टेनिस फैंस। ऐसे बच्चे जरूर हो सकते हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं प्रोफेशनल लेवल पे या फिर अदरवाइज, और टेनिस फैंस भी हैं। इसका मतलब इन तीनों सेगमेंट्स का, इन तीनों सेट्स का एक कॉमन इंटरसेक्शन है।
और अगर ये बात पता चल गई कि इन तीनों चीजों का कॉमन इंटरसेक्शन है तो अगर आप सबसे आइडियल क्या है वो देखेंगे, वो ऑप्शन 1 हो सकता है। एक बार ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑप्शन को अब एनालाइज करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को एनालाइज करते हैं कि अगर ये टेनिस फैन है, अगर ये टेनिस फैन है और ये क्रिकेट प्लेयर है और ये जो है स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं और टेनिस फैंस भी हैं, राइट। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ टेनिस फैंस हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं बट टेनिस फैंस नहीं है। यस, ऑल वेरिएशंस पॉसिबल, राइट। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट को मैं निगेट नहीं कर सकता, ये बोल नहीं सकता कि ये गलत है। आइए तो टेनिस फैंस के बारे में देखते हैं। तो ऐसे कुछ टेनिस फैंस हैं जो क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। ऐसे कुछ टेनिस फैंस हैं जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं बट स्टूडेंट्स नहीं है। ऐसे कुछ टेनिस फैंस हैं जो स्टूडेंट्स हैं बट क्रिकेट प्लेयर्स नहीं है। यस, एंड सेम अप्लाइज हियर। ऐसे कुछ क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो टेनिस फैंस हैं बट स्टूडेंट्स नहीं है। ऐसे कुछ क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं बट टेनिस फैंस नहीं है, उनको टेनिस इतना पसंद नहीं है। और ऑफ कोर्स ऐसे कुछ क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो टेनिस फैंस भी हैं और स्टूडेंट्स हैं। तो ऑप्शन 1 सबसे लाइकली लग रहा है, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। थिंक अबाउट द स्टेटमेंट्स लाइक दैट। रियल लाइफ में ऐसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसी के आधारित और एक सवाल हम लोग देखेंगे, राइट। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। लुक्स लाइक एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर एंड हेंस दिस इज द मोस्ट बेस्ट केस सिनेरियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है कुछ जेई के क्वेश्चंस देखने की। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम केटर करने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं जेई मींस 2009 का सवाल। कुछ सालों पहले का है बट काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको समझने की कोशिश करें फ्रॉम अ वेरी बेसिक पर्सपेक्टिव। काफी मजा आएगा बच्चों, राइट। Yes, if A, B and C are 3 sets, if A, B and C are 3 sets such that A intersection B is equal to A intersection C. Very interesting, very important, right? And A union B is equal to A union C. ये काफी खतरनाक सा डेटा है बच्चों। A union B is equal to A union C. तो इस चीज को डिकोड करने के लिए सबसे पहले तो मैं ए और बी को निकाल लेता हूं, सी को थोड़े देर बाद इन्वॉल्व करते हैं, है ना। सी को थोड़े देर बाद इन्वॉल्व करते हैं। ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये है ए, ये है बी। तो जब मैं बात करता हूं एन ऑफ ए यूनियन बी की, इवन फॉर दैट मैटर एन क्यों लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों लेना, सीधे एलिमेंट्स की ही बात कर लेते हैं। अगर मैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की बात करूं तो उसमें 3 रीजन्स आते हैं। ए यूनियन बी माने सब कुछ जो इसमें है। ये बात अग्री करते हैं आप लोग? क्या आप लोग ये बात अग्री करते हैं कि जब मैं ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं, तो मैं 3 रीजन्स को कोलैबोरेट करने की बात कर रहा हूं। रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, राइट। क्या आप लोग ये बात अग्री करते हैं कि मैं इन तीनों रीजन्स को कंबाइन करने की बात कर रहा हूं? तो कैन आई से दैट ए यूनियन बी, मैं सीधा एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, मैं सीधा एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो इस रीजन के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो, और इस रीजन के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो, ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ए यूनियन बी में आएंगे, वो ए यूनियन बी बनाएंगे, राइट। और जब मैं ए यूनियन सी की बात कर रहा हूं, ठीक है, अब ए यूनियन सी जाने से पहले ए यूनियन बी को समझ लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में ए यूनियन बी में क्या क्या चीज आता है। एरिया 1 आता है। अब एरिया 1 क्या है? एरिया 1 इज द रीजन जिसमें सिर्फ ए है, ओनली ए, ठीक है। एरिया 2 ऐसा है वेर ए इज इंटरसेक्टिंग विद बी, ए कॉमन विद बी, करेक्ट। और 3 क्या है? 3 वैसा रीजन है विच इज ओनली बी, करेक्ट, विच इज ओनली बी। अब अगर हमें ये बोला जाए कि भाई ए यूनियन बी और ए यूनियन सी ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों सेम हैं, क्या ये दोनों सेम हैं। अब स्पेसिफिकली हमें ये भी बोला जाए कि यार ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन सी भी सेम है, ये दोनों भी इक्वल है, ये बीच वाला पार्ट भी सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं सी ड्रॉ करने जाऊं, है ना, तो उसमें ये रीजन तो आएगा ही, ये रीजन तो आएगा ही, है ना। ये रीजन पहली बात तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो ये तो कॉमन रीजन आ गया, है ना, ये तो कॉमन रीजन आ गया।
अब अगर मैं सी बिल्ड करने जाऊं तो आपको ये याद रखना है कि वो सी इस तरीके से होना चाहिए कि ए यूनियन सी, है ना। अब ये बात याद रखो कि जब ए इंटरसेक्शन सी ये है तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी ओनली ए होगा, है ना। पूरा ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी ओनली ए होगा, तो वो पार्ट तो यहां आना ही है, वो पार्ट तो यहां आना ही है। क्योंकि यार जब मैं ए यूनियन सी कर रहा हूं, जब मैं ए यूनियन सी कर रहा हूं तो उसमें भी 3 पार्ट्स हैं। जब मैं ए यूनियन सी कर रहा हूं तो उसमें भी 3 पार्ट्स है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, राइट। तो हमें पता है, इसको पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 लिख लेते हैं ताकि और ज्यादा समझ में आए। हमें ऑलरेडी पता है दैट पार्ट 2 एंड पार्ट 5 इज सेम। वी नो दैट पार्ट 2 एंड पार्ट 5 इज एब्सोल्युटली सेम। इसका मतलब जो ये रीजन बच रहा है ए में, है ना, वो ये रीजन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी तो खत्म हो गया। तो जो भी बचा हुआ है ए में वो ए इंटरसेक्शन सी के बाहर है ना, तो वो ओनली ए है, और यहाँ पे भी ये ओनली ए है, तो वो इक्वल होना ही चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों नेचुरली सेम है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो क्वाइट नेचुरली ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है उसको इक्वल होना पड़ेगा, हैज टू बी इक्वल, दिस हैज टू बी इक्वल टू ओनली सी। तो जब हमें पता चल गया कि ये जो तीसरा पार्ट है बी का वही तीसरा पार्ट होगा सी का, तो हम क्या कह सकते हैं कि बी में क्या है, बी में 2 और 3 है, और सी में क्या है, 5 और 6 है। 2 is equal to 5 and 3 is equal to 6. So can I say 2 plus 3 is same as 5 plus 6? So can I say B is equal to 6, which is hence the correct answer in this particular case? थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा डायग्रामेटिक, एलिमेंट्स को पर्सपेक्टिव में रख के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से भी कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जेनेरिक हो जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, है ना, अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट इस केस में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। तभी जाके आपका यूनियन भी सेम है और इंटरसेक्शन भी सेम है, और इस इंटरसेक्शन को सेम यूज करके हमने ओनली ए ऑब्वियसली इक्वल है ये देख लिया, और फिर बचा हुआ ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, क्योंकि यूनियन सेम है, पूरा यूनियन, पूरा ये जो चक्कर है वो सेम है, राइट। और बच्चों इसको जो है आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हो, इसका सोल्यूशन दिखा दूंगा मैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जेईई मेंस 2019। पिछला क्वेश्चन जो था उसका अलजेब्राइक सोल्यूशन भी अटैच कर दूंगा मैं इसके पिछले वाले पेज पे, जो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट अगर आपको अलजेब्राइक ज्यादा पसंद है तो आप डेफिनेटली वो देख सकते हैं। आइए ये सवाल को सॉल्व करते हैं। भाई जेईई मेंस 2019 में 3 साल पहले ये सवाल आया हुआ है, जहां पे जैसा मैंने कहा रिसेंटली मैंने देखा हुआ है एक सवाल जहां डायग्रामेटिक वेन डायग्राम्स को यूज करके। तो आइए क्रैक करते हैं सवाल, डेफिनेटली डूएबल है। Yes, with all the knowledge that you have, this question can be cracked very easily. Come on, बच्चों। Yes, so I think सब लोगों ने एक प्रॉपर अटेम्प्ट दे दिया होगा इस सवाल को, या अगर नहीं तो अभी भी वीडियो आप पॉज कर सकते हो। इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, राइट। नाउ दिस इज अ वेरी की स्टेटमेंट। कुछ बच्चे हैं जो 2 टाइप के गेम खेलते हैं, पर नन प्ले ऑल द 3 गेम्स। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो तीनों गेम्स खेलते हो, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों। बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कॉमन इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, दिस इज एन एम्प्टी सेट, दिस इज अ नल सेट, राइट। इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 0, राइट। कार्डिनलिटी को ऐसे लिखते हैं, नल सेट में कितने एलिमेंट है 0, बट वो सेट जो है खुद में एक नल सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। तो इस डेटा को यूज करते हैं, पिछला वाला डेटा भी आप यूज कर सकते हो, बट क्या आपको दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम में ये रीजन जो है इज द कॉमन इंटरसेक्शन? ध्यान से अगर देखो तो ये ऐसा रीजन है जो इस सर्कल में भी आता है, इस सर्कल में भी आता है और इस सर्कल में भी आता है, और वो नॉन जीरो है ना, वहां पे कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ये वो नहीं है। सिमिलरली इस डायग्राम में देखिए कि क्या कोई ऐसा रीजन है जहां पे तीनों सर्कल्स कॉमन रीजन रखते हो,
यस एक्चुअली यहाँ पे भी है, यस एक्चुअली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये वाला छोटा सा रीजन है जहाँ पे तीनों सर्कल्स कॉमन रीजन आते हैं। इसका मतलब कुछ बच्चे हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं और जो एक गलत स्टेटमेंट है, तो ये भी सही वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी वो हो रहा है, यहाँ पे भी तीनों रीजन्स हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो इन तीनों में नॉन जीरो इंटरसेक्शन है, तो तीनों भी रिप्रेजेंट नहीं करते जो कहानी क्वेश्चन में आपको बताई जा रही है। एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नन ऑफ दीज। इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। एक डेटा को केयरफुली पिकअप करना है और उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हुए देखना है वेन डायग्राम पे और इस क्वेश्चन को क्रैक करना है, राइट। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द बेसिक आइडिया। ग्रीन अंडरलाइन स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली देखा, ऑप्शन से बात किए, वेन डायग्राम से बात किए और इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली क्रैक कर दिया। जेईई मेंस 2019 का प्रॉब्लम बच्चों, इससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ कुछ इजी सवाल आते हैं। डेफिनेटली कुछ ऐसे सवाल आते हैं जहां सॉल्विंग करनी होती है, बट ऐसे सवाल बिल्कुल आते हैं जो क्रैकेबल हैं, राइट। तो यही यहाँ पे दिया हुआ गया है, as none play all the three games of intersection, the intersection is zero and none of them do that, so option is none of these। तो आइए अगला सवाल क्रैक करते हैं बच्चों। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग क्योंकि देयर आर 3 एथलेटिक टीम्स, राइट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। इसका मतलब हमें 3 सेट्स वाला केस कंसिडर करना है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि यार वेन डायग्राम और अलजेब्राइक अप्रोच, 2 तरीकों से आप सेट्स की कहानी, सेट्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, राइट। और कौन सा मेथड, कौन सा लाइन ऑफ अटैक ज्यादा सही है वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। और जब 3 केसेस, 3 सेट्स वाले जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तब पहले कोशिश करनी चाहिए अलजेब्रिकली करने की। मैं जनरल रूल की तरह उसको फॉलो करता हूं, और जब तब उससे नहीं होता तब आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। बट जब 2 सेट्स हैं तब मैं वेन डायग्राम को प्रेफर करता हूं। आप लोगों को अपना स्ट्रेंथ ढूंढना चाहिए। मेरा काम है आपको दोनों तरीकों से समझाना, राइट, सिंपल तरीके से समझाना, सटीक तरीके से समझाना, और आपका काम है कि आपको अपने बेस्ट तरीके से ग्रास्प करना और अपने मोस्ट सूटेड तरीके से अटैक करना। तो आइए बच्चों इसको ध्यान से देखते हैं। जैसा मैंने कहा 3 एथलेटिक टीम्स हैं, राइट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। तो बी, एच एंड एफ। तो डेटा सारा लिख लेते हैं पहले तो सारा डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। number of elements of basketball is 21, right? Number of elements of hockey is 26, right? Number of elements of football is 29, right? Yes, number of elements, number of students, जैसे भी कह लो। 15 play hockey and basketball, 15 play hockey and basketball, right? ऐसे 15 बच्चे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। तो B intersection H is equal to 15, right? And then 15 play hockey and football, 15 play hockey and football, right? And we have 12 who play football and basketball, 12 who play football and basketball, okay? And 8 play all the 3 games, 8 play all the 3 games. N of B intersection H intersection F, there are 8 such students, 8 such people, right? 8 such members. तो अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, राइट? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, राइट? यस, ये अज्यूम करना पड़ेगा कि हर एक मेंबर जो है इन्वॉल्व है किसी ना किसी टीम में। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एन ऑफ बी यूनियन एच यूनियन एफ। यस, जैसा मैंने कहा था फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्राइक आप पहले ट्राई कर सकते हो 3 वाले केसेस में। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद है, हमने दूसरे सेशन में ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में डिस्कस किया था, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उस तरीके से उसका स्ट्रक्चर था। और फॉर्मूला था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, इन दिस केस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ एफ। तो हर जो इंडिविजुअल सेट है उनके एडिशंस सबसे पहले आ जाते हैं। तो 21 प्लस 26 प्लस 29, राइट? फिर उसके बाद जो कॉमन इंटरसेक्शंस है 2 एट ए टाइम, उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सो माइनस ऑफ 15 माइनस 15 माइनस 12। और फिर जो तीसरा वाला कॉमन इंटरसेक्शन है तीनों का साथ में, उसको वापस ऐड किया जाता है। तो 3 वाले केस में क्या होता है, सिंगल सेट्स के कार्डिनलिटी ऐड होते हैं, 2 सेट्स के इंटरसेक्शन सारे सब्ट्रैक्ट होते हैं, और 3 सेट वाला इंटरसेक्शन ऐड होता है। तो ये फॉर्मूला इस रूल की तरह याद रखो, सिंगल सेट ऐड,
इंटरसेक्शन 2 सेट एट अ टाइम सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्शन 3 सेट एट अ टाइम ऐड अगेन, राइट। तो ये चीज सॉल्व करके आंसर आपको डायरेक्टली आ जाएगा। 21 + 26 + 29 जो है आपको 76 देगा। 76 - 30 वुड गिव यू 46। 46 -12 है, ये 46 -12 है, राइट। 46 - 12 आपको 34 देगा और 34 + 8 आपको 42 देगा, ठीक है। यस, ये आपको 42 देगा एंड हेंस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए 42, राइट। तो अगर आपको ये खुद से आया है तो आप अलजेब्रिकली बेटर करते हो, ये आपको यहां से पता चल जाएगा, राइट। तो आप 2 वाले केस में भी अलजेब्राइक चीजें ट्राई कर सकते हो, बट ऑलवेज कीप द ऑप्शन ऑफ वेन डायग्राम ओपन। क्या पता आपको कुछ दिन के बाद वेन डायग्राम इजी लगने लगे। ट्रस्ट मी बच्चों, मेरे स्टूडेंट लाइफ में खुद ने मैंने ऐसे रियलाइज किया है कि एक चीज एक टाइम पे काफी कठिन लगती है, काफी रिपल्सिव लगती है, बट 2 महीने बाद वही चीज आप एक और बार करने बैठ जाओ तो वो आसान लगने लगती है, थोड़े से दरवाजे खुलने लगते हैं। तो ऑलवेज कीप ओपन द आइडिया कि वेन डायग्राम से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, और ऐसा मैं इसीलिए पुश कर रहा हूं, इसीलिए एंकरेज कर रहा हूं, ताकि मेरा बच्चा जो है हर टूल को साथ में लेके मैदान में उतरे, ताकि जंग में फतेह लानी है, राइट। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये इसका अलजेब्राइक तरीका है, वेन डायग्राम में जाने की जरूरत ही नहीं है जब आप इस तरीके को सॉल्व कर सकते हो। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, राइट। 21 + 26 + 29 gives you 76 - 14, यहाँ पे एक्चुअली -15 और 15 दिया हुआ है, राइट। 15 और 15 दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने -15 और -15 लिया है, राइट। तो यहाँ पे जो है गलती से -14 दिया हुआ है, तो इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये -15 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन, अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट इज गिवन, और यहाँ पे हेंस 42 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। कैसे सॉल्व करना है सबको पता चल गया वेन डायग्राम के थॉट प्रोसेस से। यस, अलजेब्राइक 3 केसेस के लिए किस तरीके से करना है ये क्लियर हो गया है। तो यस, खाली स्लाइड वंस अगेन इसी तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगा, खाली स्लाइड जहां पे सिर्फ क्वेश्चन है। यस, यहाँ पे हमारा वर्किंग है, हमने जिस तरीके से डिस्कस करके सॉल्व किया, और यहाँ पे टाइप सोल्यूशन है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। इस बार मैं चाहता हूं आप अपना बेस्ट दे, 100% दे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना मुझे दिख रहा है वापस से सिमिलर कहानी है, नंबर्स बस अलग हैं, बट हम सिचुएशन सिमिलर रख रहे हैं। सिचुएशन जो है काफी सिमिलर है, 3 स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं, राइट। बट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूछ क्या रहा है। इस बार आपको टोटल मेंबर्स नहीं पूछ रहा है, कुछ और चीजें पूछी जा रही है। द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, राइट। तो उसको कैसे सोचना है, एक और स्टेप आगे जाके सोचना है। इस क्वेश्चन को आप आराम से फोड़ सकते हो बच्चों, राइट। वीडियो को पॉज कीजिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो, राइट। अगर आपका सॉल्व हो चुका है तो हम क्विकली इस सोल्यूशन को अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। यस, तो वापस सिमिलर स्टोरी है बच्चों। अगर आप नोटिस करो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग क्रिकेट इज 224, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग हॉकी इज 240। गुड टू सी कि यार हॉकी खेलने वाले लोग ज्यादा हैं क्रिकेट से, नॉट समथिंग दैट वी सी जनरली, एंड डेफिनेटली नॉट दैट वी सी एवरीडे कि भाई उससे भी ज्यादा लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया, राइट। काफी स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट इस कॉलेज में, इन स्कूल में रादर, राइट। तो उसके बाद और कुछ चीजें दी हुई हैं। 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी, बास्केटबॉल एंड हॉकी 64। एक्चुअली ये सारा डेटा एग्जाम में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आपको एक बार ये इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गए, इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गए, तो ये चीजें आप नहीं लिखोगे। आपको बस नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। जब आपको ये आइडिया क्लियर है, जब आपको ये आइडिया क्लियर है कि 3 केसेस के प्रॉब्लम में स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी ये है कि आपको जो सिंगल सेट्स हैं, है ना, सिंगल सेट्स की जो कार्डिनैलिटी है उनको ऐड करना है। सो 224 + 240 + 336, राइट। दो के जो इंटरसेक्शन है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, और 3 के जो इंटरसेक्शन है वो एक नंबर को ऐड करना है। और ये क्या देगा आपको, ये देगा तीनों का यूनियन, ये देगा तीनों का यूनियन। ये सेम प्रॉब्लम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बस नंबर्स अलग हैं। ये सॉल्व करके आप सी यूनियन एच यूनियन बी निकालोगे। माय बैड, इंटरसेक्शन नहीं यूनियन है वहां पे, दोनों जगह पे।
राइट। और इसका फॉर्मूला ये है, अप्लाई किया हमने यहाँ पे, और इसका वैल्यू आ जाएगा। बट सवाल क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम। अब ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने गेम्स खेले हैं, क्रिकेट खेला हो, फुटबॉल खेला हो, बास्केटबॉल खेला हो, उन्होंने खेला है। बट टोटल 800 बच्चे में से ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ तो खेला है बॉस। तो अगर 800 में से ये नंबर को मैं हटा दूं, 800 में से ये नंबर को मैं हटा दूं, तो मुझे वो बच्चे नहीं मिलेंगे जिन्होंने कोई गेम खेला नहीं है। वही तो पूछा गया है यार, नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम। और इसीलिए ये सॉल्व करने के बाद जो है 640 आएगा, सॉल्व करने के बाद 640 आएगा। उसको जब आप 800 में से हटा देंगे, उसको जब आप 800 में से हटा देंगे, 160 मिलेगा, विच शुड बी योर करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। ऐसे यहाँ इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करना है, दो प्रॉब्लम्स हमने देखे काफी सिमिलर टाइप के, बट यहाँ पे सिर्फ यूनियन पूछा गया है, टोटल मेंबर्स पूछा गया है, और करंट क्वेश्चन में जो है टोटल माइनस यूनियन पूछा गया है, राइट। सो आई थिंक इफेक्टिवली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि एक जेईई मेंस 2014 का सवाल है बच्चों, बहुत मजा आएगा। अभी हम धीरे धीरे उस टेरिटरी में जा रहे हैं जहां पे हम जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्फिडेंट जो है उठा सकते हैं अपना। तो गिव योर बेस्ट, पॉज द वीडियो एंड देन डिस्कस द सोल्यूशन विथ मी, राइट। यस बच्चों, तो दो सेट्स हमें दिए हुए हैं। सेट एक्स जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। n जो है एक नेचुरल नंबर है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे छोटे नेचुरल नंबर का, जो है 1। 4 इज 4, -3 इंटू 1 इज -3, 4 -3 -1 0 देगा आपको, ठीक है। वैसे ही n की जगह 1 डाल के 2 डाल के देखो, 4 स्क्वायर इज 16, 16 -3 2 विच इज 6, 16 - 6 इज 10, 10 - 1 इज 9, ठीक है, यहाँ 9 आएगा। फिर आप n की जगह जो है 3 डाल के देखिए, 4 क्यूब इज 64, -3 3 is 9, 64 - 9 is 55, -1 is 54, राइट। फिर उसके बाद n को 4 डाल के देखिए, 4 raised to 4 is 256, 256 - 3 4 is 12, 256 - 12 is 244, -1 is 243, राइट। तो ये कहानी चलती जाएगी, बट हमें एक पैटर्न तो मिल गया, और वो ये है कि ये जो सारे नंबर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो कि ये मल्टीपल्स ऑफ 9 है। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, और अगर ये नोटिस करोगे तो ये 27 9 जा है बेटा, 9 27 जा है 243, राइट। सो ये सारे 9 के मल्टीपल्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ और नंबर्स ढूंढने से पहले हम y पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। y क्या है ये देखते हैं, राइट। n नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 - 1 इज 0, 0 इंटू 9 इज 0, राइट। और n को जब मैं अगर 2 डालूंगा तो सिमिलरली ये 9 आएगा, और उसके बाद n के सारे नंबर्स डालने के बाद मुझे 9 के सारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे। और अगर 9 के सारे मल्टीपल्स मिल रहे हैं तो ये आइडिया समझना बहुत आसान है कि यार यहाँ पे भी सारे 9 के मल्टीपल्स ही हैं, राइट। तो अगर एक नंबर सेट x में है ना, अगर एक नंबर सेट x में है, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेट y का हिस्सा होगा, क्योंकि सेट y में ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9, ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है। अगर सारे मल्टीपल्स यहाँ पे हैं सेट y में, तो वो एलिमेंट, अगर सेट x में वो एलिमेंट है जो हमने देखा कि सेट एक 9 का मल्टीपल है, तो वो बाय डिफॉल्ट सेट y में होगा। इसका मतलब ये है कि सेट x इज अ सबसेट ऑफ सेट y, सेट x इज अ सबसेट ऑफ सेट y। यस, इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये आपका सेट y है, राइट। उसको ग्रीन कलर से निकाल लेता हूं मैं कलर कोऑर्डिनेट रखने के लिए, राइट। ये आपका सेट y है, सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 यहाँ पे आएंगे, राइट। और ये आपका सेट x है, ये आपका सेट x है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि 0 जो है दोनों में है तो वो यहाँ पे आएगा, 9 जो है दोनों में है तो वो यहाँ पे आएगा, 18 जो है अब y में है x में नहीं है, 27 जो है y में है x में नहीं है, 36 यहाँ पे है, 45 यहाँ पे है, बट 54 जो है वो x में भी है, 54 जो है वो x में भी है। और इसी तरीके से कहानी चलती रहेगी। अब क्योंकि सेट x इज अ सबसेट ऑफ सेट y, जब मैं x यूनियन y की बात करूंगा तो वो सिर्फ y आएगा, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सोच के देखिए,
इस अंदर वाले सेट को और बाहर वाले सेट को अगर यूनाइट करना है, सब कुछ एक साथ जो भी इसमें और इसमें है, तो वो क्या सिर्फ y नहीं होगा? अगर मैं सिर्फ आंसर y बोलूंगा तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ऑलरेडी x में है ना। अब अगर मैं x यूनियन y के जगह x इंटरसेक्शन y पूछता तो क्या आंसर होता? ये सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए कि अगर x यूनियन y के जगह क्वेश्चन होता x इंटरसेक्शन y, तो डायग्राम और आइडिया से ये हमें पता चल चुका है। पॉज कीजिए वीडियो को अगर आपको नहीं अभी तक क्लिक हुआ है तो, और सोचने के बाद आंसर को मैच कीजिएगा। x इंटरसेक्शन y जो है बच्चों x होगा। तो इसी सिचुएशन में बहुत सरल दो सवाल बन गए, एक जो पूछा गया है करीब 9 साल पहले, 8-9 साल पहले, और ऐसा हो सकता है कि अगले बार इसी तरीके का x और y की जगह a और b लिखा है, बस हल्का फुल्का चेंज हुआ है इक्वेशन, और आपको a इंटरसेक्शन b पूछा गया, और in that case the answer would be a, right? Because in this case x intersection y is x, right? तो सिंपल क्वेश्चंस को जो है अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स में ढालने की, कंसेप्चुअली सोचने की और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, जो ये प्रॉब्लम्स में हमने किया। जेईई मेंस का प्रॉब्लम ट्रस्ट मी बहुत इजी प्रॉब्लम, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, डुएबल प्रॉब्लम। आई होप आपको मजा आया होगा और सेटिस्फैक्शन मिला होगा ये करके, बिल्कुल ज्यादा सॉल्विंग नहीं है। आइए फटाफट जेईई मेंस 2021 पे चलते हैं। एक ऐसा सवाल जो अभी अभी आया हुआ है, ट्राई एंड क्रैक दिस क्वेश्चन और फील करने की कोशिश कीजिए कि यार इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं हो सकता ये बताने का कि जेईई मेंस के सवाल टफ नहीं होते हैं, बस उनको पूछे जाने का तरीका हमेशा अलग अलग होता है, हमेशा अलग अलग टाइप की चीजें पूछी जाती है, इंटरेस्टिंग चीजें पूछी जाती है। लेट्स ट्राई एंड क्रैक दिस क्वेश्चन बच्चा, फटाफट कम ऑन। पूछा क्या गया है? a इंटरसेक्शन b माइनस सी, है ना। तो सबसे पहले तो b माइनस सी लाते हैं, और b माइनस सी लाने से पहले b a b c फॉर दैट मैटर सब कुछ निकाल लेते हैं। तो हियर दिस इनइक्वालिटी इज n स्क्वायर माइनस n, माइनस 10,000 में कर सकता हूं, एक क्वाड्रेटिक प्रॉपर्ली फैक्टराइज कर सकता हूं, राइट? या इसको या तो मैं उधर ही रख सकता हूं 10,000 को, उससे भी काम बन जाएगा, बट आई थिंक इससे भी काम बन जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियरली 10,000 जो है उसको हम 100 into 100 लिख सकते हैं, बट उससे यहाँ क्वाड्रेटिक प्रॉपर्ली फैक्टराइज नहीं होगा, उससे यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो है प्रॉपर्ली फैक्टराइज नहीं होगा, और इस वजह से 10,000 को राइट में ही रखना बेनिफिशियल है। और हम उस राइट वाली चीज को जो है 100 into 100 लिख सकते हैं, यस 100 into 100 लिख सकते हैं, और यहाँ पे n into n-1 कर सकते हैं। तो उससे ये क्लियरली पता चलता है कि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना बेटा, ये देखना ध्यान से कि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं n और n-1, राइट। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स 100 into 100 से कम होना चाहिए, है ना। तो 99 into 100 हो सकता है, बट 100 into 101 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, है ना। तो 100 into 100 और 101 नहीं हो सकते ये नंबर, 99 और 100 हो सकते हैं, छोटा 99 बड़ा 100 हो सकता है, छोटा 99 बड़ा 100 हो सकता है। तो n 100 इज द लिमिट। n का स्टार्ट क्या है? n इज अ नेचुरल नंबर, तो 1 से तो स्टार्ट कर ही सकता है, और इस वजह से सेट a इज इक्वल टू 1 से तो स्टार्ट कर ही सकता है नेचुरल नंबर, है ना। 1 into 1 minus 1 is 1 into 0, it is less than that। ऐसे ही सारे नंबर्स 100 तक, जब 100 को यूज करूंगा 100 into 99 is less than that। तो सेट A अपना खिल चुका है, सेट A डिकोड हो चुका है। वैसे ही सेट B डिकोड हो सकता है क्या? सेट B क्या है? 3k plus 1, मतलब 3 के मल्टीपल अधिक 1, k नेचुरल नंबर है, 3 into 1, 3 plus 1 is 4, राइट। 3 के मल्टीपल 6 अधिक 1, 3 के मल्टीपल 9 अधिक 1, right? 12 plus 1, 15 plus 1, right? 18 plus 1 and so on। तो यार B का भी आइडिया लग चुका है। अब C पे आते हैं। C क्या है? C is just even numbers, 2 के मल्टीपल्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर्स। अब शुरुआत हमें करनी है B माइनस C से, शुरुआत हमें करनी है B माइनस C से। तो B में से ऐसे एलिमेंट्स हटाओ जो इवन है, B में से ऐसे एलिमेंट्स हटाओ जो इवन है। तो 4 को हटा दो, 10 को हटा दो, 16 को हटा दो, राइट। तो B माइनस C मिल गया। सबसे पहला एलिमेंट 7, फिर 13, फिर 19, राइट। तो दिख रहा है ये 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है,
6 का गैप है और ये कहानी चलती जाएगी, राइट। ये चलती जाएगी कहां तक, हमें देखना है कि यार ए के साथ इंटरसेक्ट करना है, तो हमें ये वाला एलिमेंट लाना है, तो ये 6 ऐड होते जाएगा कहां तक, 2 डिजिट नंबर आएगा। 100 तो मोस्ट लाइकली नहीं आएगा क्योंकि 100 इवन है, तो यहाँ पे इवन नंबर्स तो है ही नहीं, राइट। तो 7 ये जो है अगर आप ध्यान से देखो तो 6 के मल्टीपल्स +1 है, 6 + 1 12 + 1 18 + 1 24 + 1 30 + 1, राइट। तो 6 के मल्टीपल्स के पास जाओ, 90 + 1 आएगा 99, फिर 96 + 1 आएगा 97, है ना। तो 97 कहीं बीच में आएगा और उसके आगे की ये कहानी चलती जाएगी, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि हमें इस सेट का b - c का और a का इंटरसेक्शन करना है ना, तो इस सेट का और a इस सेट का इंटरसेक्शन करना है। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इसमें से कॉमन लेने हैं, ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, राइट। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है 25 31 और ये चीज चलती जाएगी 97 तक, एंड दैट इज वेयर इट एंड्स। अब सवाल देखते हैं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट दिस। अब इन सब का सम, इन सब का सम। तो बेसिकली अब बच्चों ये प्रॉब्लम हो चुका है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम, जहां पे हमें ये देखना है कि 97 जो है ये कितवा एलिमेंट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप ऑफकोर्स फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हो, ये n की वैल्यू ढूंढ सकते हो, बट अगर आप सोचो तो आपको ये पता चल जाएगा कि 6 + 1 है, 6 1 6 + 1, है ना। और ये जो है बेटा 16 96 + 1, तो टोटल 16 टर्म्स है, जो आप फॉर्मूला लगा के भी इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये टोटल 16 टर्म्स है ना, गिनने की भी जरूरत नहीं है। 6 1 6 + 1, राइट, 6 2 12 + 1, 6 3 18 + 1, 6 3 था तो थर्ड टर्म है, 6 4 24 + 1 फोर्थ टर्म है, 6 16 96 + 1 97, तो 16 टर्म्स है। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। सम का फॉर्मूला यही होता है, तो यहाँ 16 टर्म्स है, तो 16/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 7 + 97, और इस चीज को सॉल्व करके आएगा 104 × 8, 104 × 8 आएगा 832 आपका आंसर आना चाहिए बच्चों, 832 आपका आंसर आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल, टिपिकल प्रॉब्लम जेईई मेन का, जो डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी हो सकता है, ए बी सी को डिकोड करना है, कॉमन एलिमेंट b - c का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, फिर सीक्वेंसेस इन सीरीज का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, लेंदी है बट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। एक बार सोच लेना, इस स्टेटमेंट को हल्के में मत लो यार, जेईई मेंस के सवाल जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और जब मैं बहुत सारे बोल रहा हूँ 70 to 80% प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते, कहीं लेंदी हो सकते हैं, कभी हल्के से ट्रिकी हो सकते हैं, अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, बट डिफिकल्ट नहीं होते। और अगर आपको लगता है कि बस वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को हम अगर साइड में हटा दें, 20% प्रॉब्लम्स जो होते हैं डिफिकल्ट, और 80% प्रॉब्लम्स पे फोकस करें, तो यार आप जेईई अलग लेवल पे फोड़ सकते हो। आपको आइडिया नहीं है, अपनी अंदर की ऊर्जा निकालो और सारी चीजें जो है स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ो, और बिलीव करो कि आप जेईई मेंस 2021 का प्रॉब्लम भी फोड़ सकते हो, राइट। तो यस बच्चों 832 आया है आंसर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। और एक प्रॉब्लम जेईई मेंस 2019 का, इसको आखिरी प्रॉब्लम रखते हैं बच्चों इस सेशन का। काफी सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम। जी जान से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और फिर डिस्कस करो मेरे साथ, राइट। Let S be the set of first 100 natural numbers. पहले 100 natural numbers यहाँ पे हैं. The number of non-empty subsets A of S, non-empty, ठीक है, मतलब empty subset involved नहीं है, A of S such that the product of elements in A is even. काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये बच्चों, product of elements in A is even, right? तो 100 natural numbers है, 100 natural numbers है, yeah. तो हमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पे लेने, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स लेने इस तरीके से कि प्रोडक्ट हमेशा इवन हो। तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों कि अगर मुझे प्रोडक्ट इवन चाहिए तो एटलीस्ट एक इवन नंबर चाहिए, उससे मेरा काम बन जाएगा, ठीक है, उससे मेरा काम बन जाएगा। एक इवन नंबर हो तो भी काम बहुत आसानी से बन जाएगा। ये लाइन ऑफ थॉट रखिए बच्चों और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि यार मिनिमम एक इवन नंबर लेना ही है। यस, तो इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं।
यार फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स ये, तो मैं कुछ ऐसे सोच सकता हूं कि यार अगर 100 नेचुरल नंबर्स है ना, 100 एलिमेंट्स है उस सेट में, और मुझे अगर अलग अलग सबसेट्स बनाने, तो टोटल सबसेट्स तो 2 raised to 100 हुआ। ये एक तरीका है सोचने का। और उसमें से वैसे सबसेट्स हटाओ, उसमें से वैसे सबसेट्स हटाओ जो आपको इवन आउटपुट नहीं देते, है ना, जो आपको इवन आउटपुट नहीं देते। वो कब होगा? जब आप सिर्फ और सिर्फ, जब आप सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स लेते हो, जब आप सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स लेते हो, ठीक है। तो ऐसे 50 ऑड नंबर्स हैं आपके पास। वी नो दिस थिंग कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में 50 ऑड नंबर्स हैं और 50 इवन नंबर्स हैं, राइट। 1 3 5 7, अगेन ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। ये मैं बोल रहा हूं कि लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको तेज तर्रार तरीके से चीजें सॉल्व करनी है। तो ये आप दिमाग में रख सकते हो आइडिया कि भाई ये जो है 50 ऑड नंबर्स हैं, वो 50 इवन नंबर्स हैं, टोटल 100 का सेट है, उसमें मैं 2 raised to 100 सबसेट्स बना सकता हूं, राइट, इंक्लूडिंग एन एम्प्टी सेट, इंक्लूडिंग एन एम्प्टी सेट, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि यार इन 50 ऑड नंबर्स का, सिर्फ मैं अगर इन 50 नंबर्स की बात करूं, ऑड नंबर्स का, इनके सबसेट्स बनाऊं जिसमें एक भी इवन नंबर इन्वॉल्व नहीं है, एक भी इवन नंबर इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये 2 raised to 50 एलिमेंट्स आएंगे? ऐसे 2 raised to 50 ऐसे सबसेट आएंगे जो कोई भी सबसेट ले लो, ये 50 में से आप जो है 30 ऑड नेचुरल नंबर्स ले लो, उन 30 एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ऑड आएगा, क्योंकि ऑड इंटू ऑड इज ऑलवेज ऑड, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इज ऑल्सो ऑलवेज ऑड। कितनी भी ऑड नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई करो, हमेशा ऑड आएगा। तो ये हमारे काम के नहीं है, ये सबसेट्स हमारे काम के नहीं है। तो 2 raised to 100 माइनस 2 raised to 50, है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, 2 raised to 50 कॉमन लोगे आप, 2 raised to 50 बचेगा, -1 आएगा यहाँ पे, राइट। तो ये जो नंबर्स हैं, इससे आपको सारे वो सबसेट्स मिल जाएंगे जिसमें कम से कम एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 raised to 100 टोटल नंबर्स हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं जो बनते हैं, क्योंकि 2 raised to n फॉर्मूला है, करेक्ट। तो जो 100 नेचुरल नंबर्स का सेट है, वहां से 2 raised to 100 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, राइट। और 2 raised to 50 जो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है फ्रॉम ऑड नंबर्स, करेक्ट, क्योंकि हमें जो है ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमेशा इवन हो। तो हमें जो है, अगर हम सिर्फ ऑड नंबर्स से एक सेट बनाते हैं तो उन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमेशा ऑड आएगा, तो विच इज नॉट फाइन, इसीलिए ये हटाया गया है। सिंप्लीफाई करके क्लियरली करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी आएगा बच्चों, क्लियरली करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी आएगा। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है जो हमने अभी तक नहीं देखी, और वो है नॉन एम्प्टी सबसेट्स। नॉन एम्प्टी सबसेट्स का मतलब कोई भी सबसेट जो है खाली नहीं हो सकता। और बेसिकली जो है हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी सबसेट को हटाना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, एम्प्टी सबसेट नल सेट जो है एक ही होता है ना, एक ही बार हम पूरा चीज खाली रख सकते हैं। तो बेसिकली in reality total number of non-empty subsets from all these 100 numbers is 2 raised to 100 minus 1, है ना। तो ये जो हमने 2 raised to 100 लिखा, एक्चुअली 2 raised to 100 minus 1 है, अगर आप ध्यान देखो तो, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स है, और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो सारे नॉन एम्प्टी सबसेट्स जो ऑड नंबर्स से आते हैं, क्योंकि ऑड नंबर्स से अगर हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट निकाले, तो वो इवन नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम 2 raised to 50 minus 1 करें, तो ये सॉल्व करने के बाद आपको वही चीज आएगी, राइट। तो मैं बस क्लैरिफाई करना चाह रहा था, क्योंकि कंसेप्चुअली ये 2 raised to 100 माइनस 2 raised to 50 डायरेक्टली नहीं होगा, ये 2 raised to 100 माइनस 1 माइनस 2 raised to 50 माइनस 1 होगा। और जब आप ये एक्सपांड करोगे बच्चों, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएंगे, और वो वापस वही देगा। सिंप्लीफाई करके ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, और सेट्स का ये चैप्टर जो है हमने फोड़ा है।
काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं और ट्रस्ट मी बच्चों, जैसा मैंने चैप्टर के शुरुआत में कहा था, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये एक फंडामेंटल फाउंडेशनल चैप्टर है जहां से हम कैलकुलस की तरफ बिल्डअप करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके जेई मेंस के प्रिपरेशन का। So bye for now, take care, love you all and see you in the next chapter. So Score Plus has presented you JEE Total का ये पैकेज, उसका भरपूर फायदा उठाइए, चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर को मास्टर कीजिए और जेई प्रिपरेशन में चांद चांद लगाइए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।